इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स। कौन से थे ये, कुछ याद है? देखो, डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट है? तो इसके दो टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइटनेस, डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्कनेस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, आफ्टर दैट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड हाउ इट इज एबल टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ठीक है? तो अभी आप लोगों को वो टर्म याद रखना है कि थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। अब देखो, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न में हम लोगों ने क्या निकाला था? वी हैव डिस्कस अबाउट दैट एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, दैट इज x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। ये x बोल सकते हो या इसी को आप लोग बोल सकते हो दैट इज w, ठीक है? कुछ बुक में इसको w से इंडिकेट किया है, मेंशन किया है, और कुछ बुक में इसको x से इंडिकेट किया है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अ फ्रिंज विड्थ। ओके, तो हम लोगों ने ये फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन डिस्कस किया था, राइट है? दैट इज इन थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ओके, नाउ आफ्टर दैट वन, इन दैट टर्म वी हैव डिस्कस अबाउट द अनदर टर्म्स आर देयर, कुछ ऐसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मींस इफ वी कंसीडर अबाउट दैट इज xn, दैट इज फॉर द ब्राइट बैंड। ओके, ये इंडिकेट करता है दैट इज अ distance of nth bright band, okay, and it is equal to n lambda capital D upon D. Okay, by using this formula there we can able to find out the distance of nth bright band, right है? और इससे ही हम लोगों ने x n dark, ठीक है? you can take that as x, या जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, you can able to consider it as a yn, okay, then what we are getting, that is n minus half, it is a lambda capital D upon D. This is distance of nth dark band, got it? तो हम लोगों ने ये दोनों फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे, कहाँ पे? थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ में, ठीक है? अब देखो, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड देयर। तो उसके आगे का पॉइंट हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया था, वो देखो, दैट इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ इंटरफेरेंस पैटर्न। मींस इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज I is directly proportional to a square, means intensity of light is directly proportional to square of its amplitude. A मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड है। I is nothing but the intensity. तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। If A1 and A2 are initial amplitudes, यदि ऐसे है तो हम लोगों ने क्या लिया था? I maximum कितना मिला था? देखो, if it is I maximum is directly proportional to A1 plus A2 bracket square. ओके, तो हम लोगों को ये मिला था when it is this is nothing but the constructive interference. ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, या आप लोग बोल सकते हो कि ये ब्राइट बैंड के लिए था, ठीक है? और ऐसे ही हम लोगों ने निकाला था I minimum, okay, that is directly proportional to A1 minus A2 bracket square. This is for destructive interference. ओके, तो हम लोगों को ये याद रखना है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी क्या था, A1 plus A2 और A1 minus A2, ये टर्म हम लोगों को याद रखना है। दैट इज I maximum A1 plus A2 ब्रैकेट स्क्वायर, I minimum दैट इज A1 minus A2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ वी टेक द रेशियो वी आर गेटिंग दिस, ये दोनों कैंसिल होता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था।
कहाँ पे? दैट इज इन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न में हम लोगों ने ये पार्ट डिस्कस किया। ठीक है, तो ये इन जनरल टर्म्स है। इफ इट इज A1 इज इक्वल टू A2, यदि ऐसे हम लोग लेते ये कंडीशन यदि अप्लाई करते तो आई मैक्सिमम कितना होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो आई मैक्सिमम इफ इट इज, ये यदि कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ओके, A1 इज इक्वल टू A2, देन वी कैन एबल टू से इट इज, यहाँ पे लिखता हूँ, देन आई मैक्सिमम that is equal to 4A, that is a 4 times, and it becomes I minimum, okay, that is a 0. तो ये I maximum और I minimum when it is A1 is equal to A2 and that is equal to A, ये ऐसे लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों को 4 times इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल एम्पलीट्यूड एंड यहाँ पे 0, ये ब्राइटनेस और ये डार्कनेस मिलता है। ओके, तो ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ओके, अल्फा नहीं है मानसिक गायकवाड़, ये अल्फा नहीं है। वी हैव कंसिडर्ड इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा, ये निकाला तो ये ऐसे अल्फा नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई मिनिमम दैट इज अ अल्फा ए नहीं है, इट इज 4 times ए। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहां तक का पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। कितने लोगों को समझा, ये देखो कितना मालूम, ये कितने लोगों को याद है हम लोगों ने यहां तक दिया है? ठीक है, तो अब देखो, अभी हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज, यदि हम लोगों को ये समझ में आता है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने समझा है, ओके, तो हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज today we are going to discuss about these 4 points, that is actually it is a 3 points are there। तो कौन से पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो देखो, दैट इज फर्स्ट वन, इट इज कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। नेक्स्ट वन, दैट इज अ मेथड्स टू ऑब्टेन दैट इज अ कोहेरेंट सोर्सेस। उसमें 2 मेथड्स है, दैट इज अ लॉयड मेथड एंड बाइप्रिज्म मेथड, ओके, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट इज अ ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये तीनों पॉइंट आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो वन बाय वन वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस वन। जैसे जहां पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है पूछ लेना है, ऑलराइट, तो वो देखो भी। तो वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसका जो कंडीशन है सिंपल टर्म्स है। अब देखो, फर्स्ट कंडीशन इज दैट द 2 सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। ओके, ये वर्ड हम लोगों को याद रखना है, दैट इज अ कोहेरेंट। कोहेरेंट इसका मतलब क्या होता है? एक ही सोर्स से 2 निकलने चाहिए। एक सोर्स से, जैसे हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स यहाँ पे लिया था, यहाँ से लाइट जो निकलती है ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, तो ये S1 और S2 2 सोर्सेस जनरेट होते, तो ये दोनों कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? ओके, दे आर जनरेटिंग फ्रॉम दैट इज अ सिंगल सोर्स, तो ये कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। या इसी को हम लोग अभी और कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज इफ बोथ सोर्सेस आर देयर, ये दोनों सोर्सेस इफ बोथ आर इन अ सेम फेज, यदि ये दोनों का फेज सेम है, इफ दे आर इन अ सेम फेज, या वी कैन एबल टू से दैट इज देयर डिफरेंस कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यदि दोनों का फेज डिफरेंस हर बार कांस्टेंट है, इफ इट हैपेंस then we can able to say that they are coherent. Understood this one? The 2 sources of light must be in a same phase. कब ये होता है? यदि ये दोनों सोर्सेस एक ही सोर्स से निकलते हैं या जनरेट करते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि ये दोनों का फेज एंगल सेम है। ठीक है, अब या उसी का कांस्टेंट फेज एंगल होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, मतलब हर जगह पे हर बार उतना ही फेज डिफरेंस, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे होना चाहिए। इफ इट हैपेंस देन इट इज कॉल्ड एज अ कोहेरेंट सोर्सेस आर देयर। अंडरस्टूड दिस वन? और यदि ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है, इफ इट इज वेरीज विद द टाइम, देन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल आल्सो चेंज विद द टाइम, and interference pattern we are not getting, that is a clear। अब ये याद रखना, ये वर्ड स्टेडी इंटरफेरेंस, स्टेडी मतलब क्या हुआ? that is a constant, clear and clear,
क्लियर एंड शार्प, ये याद रखना है, क्लियर एंड शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेडी, ओके, स्टेबल, स्टेबल, क्लियर एंड शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न यदि हम लोगों को दिखता है, ओके, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हम लोगों को ये टर्म याद रखना है, ओके, स्टेडी मतलब स्टेबल, क्लियर एंड शार्प। तो इसके लिए पहला क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस, गॉट इट। तो अब देखो वही, ये थोड़ा मैं रब करता हूं, अब देखो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही आया क्या, दैट इज द टू सोर्सेस ऑफ लाइट, देखो the two sources of light should be coherent. The waves emitted by the two coherent sources are always in phase, okay, or have a constant phase difference between them at all times. ये हर बार होना चाहिए. If the phases and phase difference vary with time, the position of maxima and minima will also change with time, and the interference pattern will not be steady. For this reason, it is necessary to have two coherent sources for the steady interference pattern. समझ में आ रहा है। तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हम लोगों को याद क्या रखना है वो देखो, तो हमें ये टर्म यहाँ पे ए वर्ड याद रखना है, दैट इज अ कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो आप लोगों को यदि क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, राइट, कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ये हम लोगों को 6-7 कंडीशंस है, उसमें से ये पहला कंडीशन हम लोगों को इतना, दैट इज द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, इतना ही लिखना है आप लोगों को, राइट है। मैंने जो अंडरलाइन किया है उतना ही लिखना है, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट, ठीक है। तो ये कोहेरेंट सोर्सेस कैसे निकालने हैं ये हम लोगों को बाद में सेपरेटली स्टडी करना है, लेकिन फिर भी हम लोगों को याद रखना है कोहेरेंट इसका मतलब क्या है, इफ दे आर हैविंग इन अ सेम फेज, ओके, ऑलवेज इन फेज एंड हैविंग दैट इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये दोनों वर्ड्स कोहेरेंट सोर्सेस के लिए हम लोगों को याद रखने, अच्छे से याद रखने, ठीक है। तो ये याद रहेगा कोहेरेंट सोर्स ना। नेक्स्ट कंडीशन है हम लोगों को लिखना है, दैट इज अब देखो नेक्स्ट कंडीशन है मोनोक्रोमैटिक, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, ओके। मोनो इसका मतलब होता है सिंगल, एक बार मैंने ये शायद बताया था आप लोगों को, क्रोमैटिक दैट इज नथिंग बट द कलर, ठीक है। सिंगल कलर इसका मतलब क्या है, वी आर गेटिंग दैट इज अ कांस्टेंट वेवलेंथ, कांस्टेंट वेवलेंथ बोल सकते हो या आप लोग उसको बोल सकते हो दैट इज अ सेम वेवलेंथ, मींस दोनों भी लाइट के सोर्स, इंटरफेरेंस होने के लिए 2 सोर्स की जरूरत होती है और दोनों भी कैसे होने चाहिए, दैट इज ऑफ अ सेम कलर या हैविंग दैट इज अ कांस्टेंट वेवलेंथ। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था in theory of interference pattern, we have discussed that is a width of an interference, fringe width is depends upon lambda capital D upon D, ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है, it depends upon lambda, ये lambda के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये जैसे जैसे lambda चेंज होगा width चेंज होने वाला है, ओके, एंड दैट्स व्हाई जितना विड्थ लैम्डा कांस्टेंट रहेगा उतना हम लोगों का वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा, एंड वी आर गेटिंग दैट इज अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो हम लोगों को वही डिस्कस किया या हम लोगों ने वही लिखा है, देखो दैट इज द टू सोर्सेज, हम लोगों को लिखना कितना है आंसर में, इतना ही, ठीक है। द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो मैंने क्या लिखा है, दैट इज as from the condition for bright and dark fringes, the position of these fringes as well as the width of the fringe depends upon the wavelength of the light। ये जो डिस्कस किया, ये देखो फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने, width of fringe width that is equal to lambda capital D upon small d, ये हम लोगों का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है। तो किसके ऊपर डिपेंड है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है, जो यही पे लिखा है, that is the fringe as well as the width of the fringes depends on the wavelength of the light। if पॉलीक्रोमेटिक मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट होती है, तो इफ लाइट इज यूज्ड द फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर नॉट कोइंसिडेंट,
मतलब सभी के सभी फ्रिंजेस एक जगह पे कोइंसिडेंट नहीं होंगे एंड द रिजल्टेंट पैटर्न कंटेन्स द कलर्ड ओवरलैपिंग बैंड्स आर देयर। ओके, तो हम लोगों को क्लियर एंड शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा देखो, द इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी क्लियर, सो टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। ओके, तो हम लोगों को ये टर्म अच्छे से याद रखना है कि क्या होना चाहिए, दैट इज ऑफ सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक, ये वर्ड याद रखना है। सिर्फ हम लोगों को कुछ वर्ड्स याद रखे हम लोगों ने, तभी भी हम लोगों का ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। हम लोगों को 4 ही लिखने होते हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, दैट इज गिव द कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। 4 ही हम लोगों को लिखने हैं, तो 4 वर्ड आप लोग याद रख सकते हो। तो पहला वर्ड था मोनोक्रोमेटिक, सॉरी कोहेरेंट, अभी आया मोनोक्रोमेटिक। गॉट इट? हाँ, तो अब देखो, इसके बाद हम लोगों को टर्म आता है, दैट इज व्हाट इज अ कंडीशन। नेक्स्ट वन, जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि हम लोगों को 5-6 कंडीशंस आती है। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या आया, दैट इज अ टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव दैट इज अ सेम एम्पलीट्यूड। ओके, तो पहले हम लोगों को लगा था फेज कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम लोगों को लगा नेक्स्ट वन, दैट इज अ ये वेवलेंथ कांस्टेंट है। अब हम लोगों को और क्या चाहिए, दैट इज द सेम एम्पलीट्यूड भी चाहिए। इसका मतलब क्या है, दे आर हैविंग दैट इज द सेम इंटेंसिटी आल्सो। ओनली इफ द एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इज 0। ओके, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बोला था, दैट इज आई मिनिमम, ओके, दैट इज इक्वल टू a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर है। ओके, रिमेंबर दिस वन, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था, दैट इज सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो a1 minus a2, if it is a1 is equal to a2, then only this becomes 0, means I minimum ये 0 होगा और हम लोगों को डार्कनेस, पूरा डार्कनेस मिलेगा। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है देखो, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज 0 एंड द contrast between the bright and dark fringes will be maximum। ओके, मतलब जैसे कि I मैक्सिमम हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज 4a, और I मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0 है। गॉट इट? तो मतलब इन दोनों में ये जो कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस है, ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये यदि ये इक्वल नहीं होते तो ये 0 नहीं आता। ओके, दैट मीन्स द डार्क बैंड इज नॉट कंप्लीटली डार्क। ठीक है, तो हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा ब्राइटनेस और डार्कनेस में हम लोगों को डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता। ओके, दैट्स व्हाई व्हाट वी रिक्वायर, दैट इज दे आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, दोनों के ऊपर एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों सोर्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखो, the separation between the two slits must be small in comparison to the distance between the plane containing the slit and the observing screen। okay, तो हम लोगों ने क्या लिया था देखो, एक डायग्राम दिखाया था आप लोगों को। ओके, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न में मैंने डायग्राम लिया था। ओके, तो रफ में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो हम लोगों ने ये डायग्राम निकाला था। ओके, जो लोग लास्ट लेक्चर में थे तो उनको ये डायग्राम अच्छे से याद आता होगा। ओके, तो ये है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे दीज आर द नथिंग बट द सोर्सेस आर देयर, और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल डी है। अंडरस्टूड दिस वन? तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है देखो, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, दैट इज स्मॉल डी, दैट इज मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी। और यही हम लोगों ने कंडीशन लिया था थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स का डेरिवेशन, W इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये डेरिवेशन प्रूव करने के लिए हम लोगों ने यही कंडीशन लिया था। ओके, तभी हम लोगों को ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, AS1 है, AS2 है, और ये P लिया था। तो हम लोगों ने क्या लिया था देखो, S1P S2P माइनस S1P, या इन दोनों का एडिशन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2D। ये कंडीशन लिया था हम लोग। तो ये कब होगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखा है देखो, या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा है, इसका मतलब ये कब होगा, व्हेन इट इज कैपिटल डी, स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ कैपिटल डी। तो यही कंडीशन यहाँ पे must be small in comparison to the distance between the plane containing the slit and the observing screen। तो
ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये और ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे याद रखना है ए, एंड इफ इट इज दिस डिस्टेंस इज देयर, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। और हम लोगों ने लिया भी था, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, ये मीटर्स में होता है, एंड दिस स्मॉल डी दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, ये कुछ सेंटीमीटर में आता है। ओके, या उससे भी छोटा है, कुछ सेंटीमीटर मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेंटीमीटर में, या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा। ओके, इससे 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तभी ये हम लोगों को पॉसिबल है। रिमेंबर हियर, तो अब ये आप लोगों को याद रखना है, दैट मींस कैपिटल डी मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड। ओके, तो ये कब होगा, व्हेन वी आर गेटिंग दैट इज अ, अब देखो दिस इज नेसेसरी एज ओनली एज इन द केस the width of the fringe will be sufficiently large to be measurable and the fringes are well separated and can be clearly seen। मतलब क्या है, ये width ratio देखो W is equal to capital D upon small d। ओके, यदि ये इन कंपैरिजन रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये यदि ये छोटा नहीं होगा तो लैम्डा वेवलेंथ इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, इट इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, विजिबल लाइट है तो हम लोगों को मालूम है दैट इज अ 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, ठीक है, तो दैट इज फॉर द विजिबल लाइट। तो हम लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब ये इतना छोटा है, मींस वी कैन एबल टू से इन दिस वे दैट द 4000 into 10⁻⁷ मीटर, ये है लैम्डा, ठीक है। तो यदि हम लोगों ने रेड लाइट यूज किया तो रेड लाइट के लिए अप्रोक्सीमेटली 8000 है, तो मैं 8000 लेता हूँ। ओके, 8000 से कम ही है, तो 8 into 10⁻⁷ मीटर, ये ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ है, ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला तो भी 10⁻⁷ है। तो इसको कंपैरिजनली ये कम करेंगे, ये तो हम लोग नहीं दिख पाते, हम लोगों को दिखता कितना है 1 मिलीमीटर या उससे छोटा। ओके, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिखेगा कितना, आइसोलेशन सेपरेशन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 10⁻³ तक दिखता है, ऐसे मान लो। ओके, तो अच्छे से दिखने के लिए ये 10⁻⁷ को 10⁻³ में कन्वर्ट करने के लिए ये जो रेशियो है वो जितना कम होगा उतना अच्छा है। ओके, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस टर्म देयर, ठीक है। जितना कैपिटल डी अपॉन डी, मतलब क्या हुआ, ये जितना छोटा होगा ये उतना जितना बड़ा होगा, तभी तो ये रेशियो आएगा। मतलब क्या है, अभी देखो यदि मैंने ये रेशियो ले लिया, अब डी इट इज इन टर्म्स ऑफ 1 मीटर एंड कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का रेशियो निकालते हैं, और ए स्मॉल डी इट इज इन टर्म्स ऑफ 1 मिलीमीटर, यदि ऐसे हम लोगों ने ले लिया तो हम लोगों का ये रेशियो आता है 10⁻3। तो ये यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोगों का लैम्डा दैट इज अ विड्थ ऑफ द स्लिट दैट इज अ 10⁻⁴ तक आएगी। ओके, एंड वी कैन एबल टू ऑब्जर्व इट, फिर भी ये ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या है थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ओके, थ्रू द टेलीस्कोप। और इट, तो हम लोगों को वो समझना था। ओके ना, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज अभी और कौन सा कंडीशन है। ओके, 4 कंडीशंस तो हुए, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन दैट इज क्या है कंडीशन, देखो दैट इज द 2 स्लिट्स शुड बी नैरो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, तो दोनों सोर्स नजदीक नजदीक होने चाहिए, नैरो सोर्सेस आर देयर, दे मस्ट इमिट अ सिंगल रे ऑफ लाइट, दोनों सिंगल रे इमिट करते होने चाहिए। ओके, मींस इफ वी कंसीडर, भाई यहाँ पे देखो, if the slits are broad, the waves are reaching a given point on the screen of different points on the slit differ in path length traveled and the intensity changes causing the blurring and interference pattern। okay, तो interference pattern हम लोगों को कैसे दिखेगा, blur दिखेगा, क्योंकि ये broad है, ये broad इसका मतलब क्या हुआ, it is a not emitting a single ray of light, narrow source indicate करता है that must emit a single ray। ओके, ये नैरो सोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यदि हम लोगों ने ब्रॉड सोर्स इंडिकेट किया, इट रिप्रेजेंट दैट इज अ ग्रुप ऑफ सोर्सेस, ग्रुप ऑफ नैरो सोर्स, रिमेंबर हियर इट इज। ओके, तो ब्रॉड सोर्स है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ नैरो सोर्स, बिकॉज इट इमिट्स दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ रेज आर देयर। तो यहां से कितने रेज निकलने चाहिए, सिंगल रे, तभी हम लोगों को ये क्लियर एंड शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। ओके, तो हम लोगों को ये भी कंडीशन ओबे होनी चाहिए।
अब देखो, अभी तक हम लोगों ने 5 कंडीशंस लिए, ठीक है। नाउ दैट इज द लास्ट वन, क्या है देखो, दैट इज द टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अभी इस साल के सिलेबस से ये वर्ड, ये पॉइंट ही पोलराइजेशन हटा दिया है, ओके। दैट्स व्हाई अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा पोलराइजेशन मतलब क्या है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या है, दिस इज नेसेसरी ओनली इफ पोलराइज्ड लाइट इज यूज्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट, ओके। तो ओनली इफ, ये वर्ड हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओनली पोलराइज्ड लाइट हम लोग यूज करते हैं तभी ये सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए, बाकी एक्सपेरिमेंट के लिए ये कंडीशन नहीं होता तभी भी चलेगा, ओके। बाकी के 5 कंडीशंस वो भी होनी चाहिए, गॉट इट। तो हम लोगों को ये अच्छे से समझना है कि कौन सी टर्म्स अभी हम लोगों को लानी है, गॉट इट। तो अब देखो, आज अभी इसके लिए कंडीशंस फॉर थ्योरी इंटरफेरेंस, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए आप लोगों को कौन से टर्म्स याद रखने हैं वो देखो, ठीक है। तो अब देखो कौन से टर्म्स याद रखने हैं। पहला था मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, सेम एम्पलीट्यूड, that must be small d as compared, that is a narrow source, and that is the same state of polarization. ये 4-5 कंडीशंस आप लोगों को, 6 कंडीशन सॉरी याद रखनी है, ओके। कोहेरेंट, सिर्फ वर्ड याद रखो, कौन से कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, इक्वली ब्राइट या हैविंग सेम इंटेंसिटी, सेम एम्पलीट्यूड आप लोग बोल सकते हो। दैट स्मॉल d must be very small as compared to capital D, then slits should be narrow and they are in the same state of polarization। ऐसे 6 कंडीशन हम लोगों को लेना है। Sakshi, the syllabus which is reduced for the last year is applicable for this year also, okay। up to this position ऐसे ही मान के हम लोग चलते हैं, got it, okay। if it is changed later on we will discuss about the change syllabus, लेकिन फिलहाल हम लोग जो लास्ट ईयर जैसे था वैसे ही हम लोग ले रहे हैं, got it। यदि हम लोग कुछ एडिशन करते हैं यदि बोर्ड से तो हम लोग वो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, यदि आप लोगों को कम किया तो आप लोग वो मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये हम लोगों को था, ये पोलराइजेशन जो टॉपिक है ये इस साल नहीं है, इसलिए पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है। सिर्फ इतना नहीं, इसकी वजह से हम लोगों ने 4 पेजेस नहीं पढ़ाए, ओके। पोलराइजेशन के 4 पॉइंट्स है, जैसे लास्ट लेक्चर को मैंने बताया था, ओके। यदि आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक शेयर किया है मैंने, तो पोलराइजेशन का पॉइंट है, ओके, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाया नहीं है, गॉट इट। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को 6 पॉइंट्स, इसमें से कौन से भी 4 ही लिखने, दैट इज फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ओके। तो पहला जो पॉइंट था कोहेरेंट, अब उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दैट इज द मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। अब इसमें से एक लॉयड में मिरर है, अभी हम लोगों ने और एक डिस्कस किया था। लॉयड मिरर को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, दैट इज वी आर डिस्कस्ड अबाउट दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था, जैसे इनिशियली मैंने बताया कि S इज अ सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से जो लाइट है इट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन अ 2 स्लिट्स आर देयर, तो ये S1 और S2, तो यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट होता है निकलता है, ओके। तो इनमें इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये जो 2 सोर्सेस है S1 एंड S2, दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ कोहेरेंट सोर्सेस। एक सोर्स से जनरेट हुए इसलिए उसको हम लोगों ने बोला है कोहेरेंट सोर्सेस, गॉट इट। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट इज अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अब देखो, अब हम लोगों को स्टडी करना है बाकी के 2 मेथड्स। इसमें एक डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, ओके। इट इज नोन एज अ लॉयड्स मिरर, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज द लॉयड मिरर। तो ये मिरर है, रिमेंबर हियर इट इज, ये नीचे का जो पोजीशन है ये मिरर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे रियल सोर्स है, दिस इज अ रियल सोर्स देयर। नाउ व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट देयर, तो यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट होगा कहाँ पे, ये मिरर पे, तो मिरर पे लाइट इंसिडेंट होता है, दैट इज इन 2 डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे एक
एग्जैक्टली पैरेलल टू द मिरर। अभी दिखने के लिए पैरेलल नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने रेड कलर का लाइट इंसिडेंट किया है। ठीक है, तो रेड कलर का लाइट इंसिडेंट होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ ग्रेजिंग एंगल। रिमेंबर हियर इट इज। तो ये जो रेड कलर का लाइट है, ये कौन से एंगल पे इंसिडेंट हुआ है? दैट इज अ ग्रेजिंग एंगल। रिमेंबर हियर इट इज ग्रेजिंग एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो रेड कलर की लाइट है, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? दैट इज अ 90 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ ग्रेजिंग एंगल, या इट इज इंसिडेंट नियरली पैरेलल टू द मिरर। ओके, तो ये ग्रेजिंग एंगल है। लेट्स डू दिस वन नॉर्मली। रिमेंबर हियर इट इज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं? रिमेंबर हियर, ये जनरली समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, देखो। ओके, ये मिरर है, हम लोगों को मालूम है दिस इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल, ये है इंसिडेंट लाइट। ऑलराइट, तो ये जो एंगल है, इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज अ, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट लाइट है। समझने के लिए सिर्फ ड्रॉ किया मैंने, इंसिडेंट लाइट है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे यदि हम लोगों ने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ओके, इस पॉइंट के लिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल है, ये एंगल होने वाला है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। गॉट इट? एंड व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री दिखाने के लिए सिर्फ थोड़ा इसको बेंड किया डायग्राम के लिए, अदरवाइज इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री है। तो वो हम लोगों को समझना है, इसी को हम लोगों ने, इसी को ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो लाइट है, ये रियल सोर्स है, इससे एक लाइट सीधा जाता है, ये ब्लू कलर का लाइट सीधा ट्रेवल हुआ है, और ये रेड कलर का लाइट है, ये यहाँ से इंसिडेंट होके ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। राइट है? अब देखो, ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा और यहाँ पे इन दोनों का इंटरफ्रेंस हो रहा है, बट इट इज ऑब्जर्व दैट व्हाट इज इट, ये जो रेड कलर का लाइट है, ये हम लोगों को दिखता कैसे है? ओके, वी फील, वी आर इन अ रॉन्ग इंप्रेशन दैट दीज आर द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स। ये यहाँ का जो सोर्स है, यहाँ से हम लोगों को ये जो वर्चुअल लिखा है, ये वर्चुअल सोर्स, ये लाइट इधर से आया, इससे हम लोगों का रॉन्ग इंप्रेशन होता है। ओके, दैट मीन्स there is a formation of the two sources are there। ये दो सोर्स, एक रियल सोर्स और ये दूसरा वर्चुअल सोर्स है, और दोनों कहां से? एक ही सोर्स के, एक इसका इमेज जनरेट हुआ, वर्चुअल सोर्स इज नथिंग बट द इमेज ऑफ रियल सोर्स, तो रियल सोर्स का ये इमेज यहाँ पे जनरेट हुआ। तो हम लोगों को क्या है, दैट इज वी आर गेटिंग दैट इज द टू sources are there, they are generating from a one source and that's why they are considered as a coherent। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? coherent sources। Got it? अब देखो, वही यहाँ पे लिखा है, देयर इज अ लॉर्ड्स मिरर का कंडीशन क्या है, देखो, द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज मेड टू फॉल एट अ ग्रेजिंग एंगल ऑन द प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। ये ग्रेजिंग एंगल याद रखना है, ग्रेजिंग एंगल मींस एग्जैक्टली नियरली पैरेलल टू द मिरर, या आप लोग उसको बोल सकते हैं दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो उसी को ग्रेजिंग एंगल बोला है। तो द रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द वर्चुअल सोर्स। तो जैसे मैंने बताया कि ये रेड लाइट कैसे लग रहा है, इट इज लुक्स लाइक रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दैट इज अ वर्चुअल सोर्स। ये ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ से इधर आ रहा है। ओके, और एक लाइट ब्लू कलर का लाइट इधर से जा रहा है और ये रेड कलर का लाइट इधर से जा रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो स्क्रीन है, दैट इज नथिंग बट द, यहाँ पे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न, ये स्क्रीन है, तो यहाँ पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स हम लोगों को दिखते हैं। गॉट इट? तो ये वही लिखा हम लोगों ने, दैट इज the reflected light appears to come from the virtual source and so we get two coherent sources. They interfere and an interference pattern obtained on the as shown in the figure। तो ये यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोगों को दिखेगा। तो ये जो मेथड है, इसको that the developed by the scientist Lloyd and that's why it is known as a Lloyd's mirror। Got it? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, ग्रेजिंग एंगल। टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों को इतना ही दिया है, जो लिखा है मैंने वो टेक्स्ट बुक का पूरा पैराग्राफ है एज इट इज, वो याद रखो। तो इसमें आप लोगों को ग्रेजिंग एंगल का डेफिनेशन नहीं दिया है, समझने के लिए आप लोगों को ये याद रखना है, दैट इज आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज अ ग्रेजिंग एंगल। Understood this one? This is the one method to find out the coherent या
to generate, that is to obtain the coherent sources. ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हुआ कोहेरेंट सोर्स का, कोहेरेंट सोर्स जनरेट करने का. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट देयर इज अ थर्ड सोर्स. थर्ड, दैट इज नथिंग बट द बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. ये है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेशनेल बाइप्रिज्म. ओके, दैट इज अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट हम लोग को डिस्कस करना है. थर्ड मेथड टू ऑब्टेन द कोहेरेंट सोर्सेस है. ओके, तो अब देखो यहाँ पे आप लोगों को बाइप्रिज्म दिया, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बाइप्रिज्म का डायग्राम बताता हूँ. अब देखो, जनरली हम लोगों को प्रिज्म कैसे मालूम है. देखो, एक प्रिज्म है, ठीक है, तो यहाँ का जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, तो ये बाय इंडिकेट करता है, बाय प्रिज्म, जिसमें से बाय इंडिकेट करता है टू प्रिज्म्स आर देयर. तो ये ऐसे दो प्रिज्म्स हम लोगों ने कनेक्ट किए. These are the two prisms are there. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा दो प्रिज्म को ज्वाइन करने के बाद, दिस विल एक्ट लाइक अ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म. ये है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, या उसी को आप लोग वर्टेक्स एंगल बोल सकते हो. तो ये जनरली हम लोगों को याद रखना है, दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इट इज 180 डिग्री. ओके, ये जो एंगल है 180 डिग्री. 180 डिग्री कब बोलते हैं हम लोग, यदि ये स्ट्रेट है तो ये 180 डिग्री हुआ, राइट है ना, ये 180 डिग्री हुआ, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन. तो ये हम लोगों को दिखने के लिए ऐसे बेंड है. ओके, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट वन. और इट मतलब ये जो एंगल है इट इज ऑलमोस्ट जीरो. ये हम लोगों ने 180 डिग्री लिया, तो ये दोनों एंगल्स नियरली जीरो है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इट इज हाफ डिग्री. ओके, हाफ डिग्री है, आप लोग उसको बोल सकते हैं दैट इज 30 मिनट्स, और ये 30 मिनट्स का एंगल है हाफ डिग्री का. मींस अप्रोक्सीमेटली दिस इज ए बिकम्स 179 डिग्री. व्हाट इट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइप्रिज्म. दैट इज अ बाइप्रिज्म इज नथिंग बट द प्रिज्म हैविंग वेरी लार्ज रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये दैट इज अ 179 टू 180 डिग्री. ओके, तो ये दोनों 30 मिनट्स में है, ये याद रखना. 30 डिग्री नहीं है, 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री. गॉट इट, तो इतना छोटा एंगल यहाँ पे जनरेट हो रहा है. अंडरस्टूड दिस वन. तो तब उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ बाइप्रिज्म. ये समझ में आ रहा है बाइप्रिज्म मतलब क्या है. अब देखो, उसको बाइप्रिज्म को कैसे हम लोग यूज करते हैं वो डिस्कस करना है. ठीक है, ओके, तो व्हेन द लाइट फ्रॉम द सोर्स एस, अब देखो ये डायग्राम में फिर से जो बनाया है वो डायग्राम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ. ठीक है, तो क्या होता है देखो, व्हेन द लाइट फ्रॉम द सोर्स, ये यहाँ पे मैंने सोर्स एस लिया. ओके, व्हेन इट इंसिडेंट ऑन दिस सोर्स देयर, सॉरी बाइप्रिज्म देयर, तो ये लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होता है बाइप्रिज्म के ऊपर, और यहाँ से इस साइड में. गॉट इट, तो दीज लाइट्स आर देयर. अब देखो, दैट इज अपर प्रिज्म, ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ओके, दैट इज जनरेटिंग, दैट इज अ वन वर्चुअल इमेज, एंड द रिमेनिंग दैट इज जनरेटिंग, दैट इज अनदर वर्चुअल इमेज. तो यहाँ पे हम लोगों को एक वर्चुअल इमेज जनरेट होता है. ओके, ये स्क्रीन ऐसे मान लो, तो हम लोगों को यहाँ पे वर्चुअल इमेज जनरेट हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज देयर इज अ जनरेशन ऑफ,
ए यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को ये जैसे दिखाया यहाँ पे, ओके लेजर पॉइंट से दिखा था देखो, तो यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट इस साइड में होने वाली है, ये यहाँ से लगता है कि हम लोगों को ये वापस इस साइड से आई है। ओके प्रिज्म से ये रिफ्रैक्ट होने वाली है। ओके दैट्स व्हाई देयर इज अ चेंज इन पाथ, डेविएशन होने वाला है। तो ये डेविएटेड लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से डेविएटेड लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये हम लोगों को लगेगा कैसे, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स, दैट इज ये ऊपर के पार्ट से एक सोर्स जनरेट होगा, ये नीचे के पार्ट जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये यहाँ से हम लोगों को दूसरा सोर्स जनरेट होगा। तो हम लोगों को लगता है कि वी आर गेटिंग दैट इज अ टू सोर्सेज देयर। तो ये एस ओरिजिनल सोर्स था, उसके जगह पे हम लोगों को एक S1 और ये दूसरा S2 ऐसे दो सोर्सेस मिलते हैं। ओके एंड हम लोगों को यहाँ पे ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, दैट इज अ शैडो रीजन, सुपरपोजिशन रीजन हम लोगों को बोला है। ओके एंड दैट इंटरफेरेंस पैटर्न इज हियर। तो यहाँ पे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। Okay, that is due to which one? This S1 and S2, and this S1 and S2, these are called as a virtual images. ये virtual images है। Okay, किसकी virtual images है? That is of a S. S की virtual images है कौन सी? That is a S1 and S2. ये दोनों भी ओके S1 and S2 these are the virtual images। और किसने बनाई है? That is the upper part of this prism। ये यहाँ का ये पार्ट यहाँ पे इमेज जनरेट कर रहा है S1, और ये पार्ट नीचे का यहाँ पे S2 को जनरेट कर रहा है। तो आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। ओके ये है इंटरफेरेंस पैटर्न। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोगों को दो सोर्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट देयर। तो एक सोर्स, अब इसकी दो इमेजेस है और उसकी वजह से हम लोगों को इंटरफेरेंस हो रहा है। गॉट इट। एक ही सोर्स के हम लोगों को, मतलब अभी यहाँ पे समझने के लिए आप लोग क्या बोल सकते हो, ये दोनों दो सोर्सेस है और ये तीसरा सोर्स है, ये मेन सोर्स, ये रियल सोर्स है। अब इसकी वजह से यहाँ पे दो सोर्सेस जनरेट हुए, ये वर्चुअल सोर्सेस है, ठीक है। तो हम लोगों को ये टर्म्स अच्छे से याद रखनी है। ऑलराइट, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही इसका एक्सप्लेनेशन है। That is, in an experimental arrangement, the refracting edge of the prism is kept parallel to the length of the slit। जो इसको parallel लिखा है, slit है ये, S and nothing but the slit there। Okay, monochromatic light from the source is made to pass through the slit S and fall on the biprism as shown in the figure। तो यहाँ से ये जो slit है ये monochromatic source है, यहाँ से light ऐसे incident होगा, ठीक है। तो अब क्या देखो, द टू हॉल्स मतलब अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, two halls of the biprism form virtual images S1 and S2। तो upper part that is a ऊपर का जो पार्ट है ये यहाँ पे S1 जनरेट करेगा, नीचे का जो पार्ट है ये S2 इमेज जनरेट करेगा। ओके these are nothing but the two virtual sources are there जो यहाँ पे S1 और S2 से इंडिकेट किया है। These are the coherent sources having obtained from the single secondary source that is S। ये जो S is a real source जो है वहां से हम लोगों को दो sources मिल रही है। The two waves coming from S1 and S2 interfere and form interference pattern shown by the shaded region। यहाँ पे interference pattern यहाँ से और यहाँ से जो लाइट आ रही है, वर्चुअल सोर्स से जो लाइट आ रही है, यहाँ पे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है। ओके दैट इज एक्सप्लेन हियर। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे जो मैंने शुरू में बताया है यहाँ पे नोट में लिखा है, क्या है, अ बाइप्रिज्म इज अ प्रिज्म विद अ वर्टेक्स एंगल नियरली 180 डिग्री। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ two prisms with a very small refracting
angle ranging from 30 degree to 1 degree join at their bases. ओके जो शुरू में मैंने बताया कि ये बेस है, यहाँ पे ज्वाइन हुआ और ये नीचे इधर का एंगल और ये इधर का एंगल कितना है 30 मिनट्स टू 1 डिग्री. ओके तो इधर का 30 मिनट्स इधर का 30 मिनट्स मतलब ये दोनों मिलकर 1 डिग्री हुआ तो ये 179 हुआ. ओके इधर का 1 डिग्री इधर का 1 डिग्री लिया तो दोनों मिलकर 2 डिग्री हुआ तो इधर का 178. इतना ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है. गॉट इट. मतलब 178 179 दैट इज अप्रोक्सीमेटली नियरली 180 डिग्री. ये हम लोगों को याद रखना है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. Got it? And by using this one, we are getting the same interference pattern जैसे कि हम लोगों को यंग्स एक्सपेरिमेंट में दिया था और वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जो यंग्स एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने यूज किया था. दैट इज वेवलेंथ के लिए या लैम्डा. दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू W small d upon capital D. Okay, by using this formula, we can able to find out the wavelength of monochromatic source of light. ठीक है, तो हम लोगों को ये याद रखना है. Got it? अब देखो, if we are able to find out that is a W, ये W यहाँ पे, ये दोनों एक लाइट है, ये दूसरा लाइट है, दो फ्रिंजेस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये नथिंग बट द फ्रिंज विड्थ. यदि ये हम लोगों को मालूम है तो वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो ये स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2. कैपिटल डी क्या है, देखो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दैट इज अ स्क्रीन एंड दैट इज अ स्लिट. ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है. अंडरस्टूड दिस वन. तो हम लोगों को ये याद रखना है. तो वही फॉर्मूला जो कहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न में W इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन D. यही फॉर्मूला हम लोग हर जगह पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेज एक ही है, सिर्फ इनको एक्सचेंज किया, W इज इक्वल टू और लैम्डा इज इक्वल टू. तो यहाँ पे भी इस फॉर्मूले मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोगों को याद रखना है कि ये फॉर्मूला बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट हो या यंग्स एक्सपेरिमेंट हो, यही फॉर्मूला आप लोगों को दोनों जगह पे यूज करना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? इतना पार्ट समझा क्या? देखो एवरीवन, ये समझा पार्ट? तब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. ओके, जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज ऑप्टिकल पाथ. ऑप्टिकल पाथ. तो बिफोर डिस्कसिंग ऑप्टिकल पाथ वी हैव टू कंसीडर दैट ऑप्टिकल पाथ, इसका मतलब क्या है देखो, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट वेव इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. ओके, तो हम लोगों ने ऐसे कंसीडर किया कि ये ग्लास स्लैब है, नाउ व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट, ये यहां से लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, देखो ये लाइट इंसिडेंट हो गई. नाउ यहाँ पे हम लोगों का नॉर्मल है ना, इट विल बेंड्स इन दिस डायरेक्शन देयर, ये ऐसे इधर से बेंड होगा एंड इट विल ट्रैवल इन दिस वे. अब देखो ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B. ये ग्लास है. ओके, समझने के लिए देखो, याद रखो ये ग्लास है, राइट है. तो ग्लास में जो AB डिस्टेंस ट्रैवल किया, A टू B डिस्टेंस कहाँ पे है, ग्लास में. यदि उसको हम लोगों ने बोला है दैट इज T इज नथिंग बट द टाइम. यदि हम लोग टाइम कंसीडर करते इट इज T. तो A टू B डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, दैट इज T लग रहा है. अब देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास, दैट इज सपोज V. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ पे एयर है. ओके, द वेलोसिटी विल बी C. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इट इज C. दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी. ठीक है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन अ ग्लास. गॉट इट. अब देखो इतने ही टाइम में ऑप्टिकल पाथ का मीनिंग क्या है हम लोगों को वो डिस्कस करना है.
that is the distance traveled by the light wave in a vacuum in the same interval of time t, that is called as a optical path. मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या मैंने बोला? दैट इज distance traveled in vacuum. तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ ऑप्टिकल पाथ. कितने टाइम में? टाइम उतना ही लेना है जितना टाइम ग्लास में लगा, उतना ही टाइम वैक्यूम में लेने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ. ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एनी जनरल, दैट इज एनी मीडियम देयर. कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं तो n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? दैट इज c अपॉन v. ओके, या जनरली हम लोग लेते हैं दैट इज अ c वैक्यूम and C medium. We can take that in this way. Velocity of light in vacuum, velocity of light in medium. ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं that is a refractive index. ठीक है, तो अब देखो यदि मैंने यहाँ पे ऐसे कंसिडर किया तो C इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? इस फॉर्मूले से हम लोगों को C इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? N इंटू V. Got it? इसका मतलब क्या हुआ? Whatever the distance traveled in time t in a glass, that is equal to the distance traveled by the light will be n into v. Okay, तो यदि ये जो डिस्टेंस है AB, यदि मैंने ये AB डिस्टेंस है, if we have considered it is a D, if D is a distance in a medium, देन कितना डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू कितना आने वाला? देखो v के हिसाब से इट विल बी n इंटू डी. समझ में आ रहा है ये? गॉट इट? तो हम लोगों को ये याद रखना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इट इज एन डी. इफ d इतना डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल किया तो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? n into d, where what is n there? n is nothing but the refractive index of that medium. ओके, तो हम लोगों को ये टर्म याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना हम लोगों का डिस्टेंस उतने टाइम से बढ़ जाएगा. ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ऑप्टिकल पाथ. वही हम लोगों को ऑप्टिकल पाथ में डिस्कस करना है. गॉट इट? तो अब देखो क्या लिखा, देखो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वही टर्म्स है क्या? Thus, the optical path in a medium is the effective path traveled by light in vacuum. Okay, to generate the same phase difference as in the given medium. Okay, तो मीडियम समझने के लिए हम लोगों ने ग्लास लिया था. ग्लास मीडियम में जितने टाइम में वेव ट्रैवल करेगा उतने ही टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वैक्यूम में, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज ऑप्टिकल पाथ. In a vacuum, the optical path is equal to the actual path traveled because n is equal to 1. तो वैक्यूम में दोनों पाथ इक्वल है क्योंकि n का वैल्यू 1 है. d एंड n d है ना. तो अब देखो now optical path in a medium is defined as the corresponding path in vacuum that the light travels in the same time as it takes in the given medium. तो हम लोगों को ये टर्म अच्छे से याद रखना है, ऑप्टिकल पाथ का डेफिनेशन. ठीक है, अब देखो सपोज अ लाइट वेव ट्रैवल्स अ डिस्टेंस d in a medium of refractive index n, then it will travel a distance of nd in a vacuum, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था. ओके, थोड़ी देर पहले वही हम लोगों ने बताया था कि क्या है, यदि ये d इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है
तो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट इज nd। ठीक है, तो वही टर्म हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। और ये एक डिस्टेंस कितना है, ये मीडियम का है और ये वैक्यूम का डिस्टेंस है। ओके, तो पाथ डिफरेंस यदि हम लोगों को लेना है तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये जो दोनों डिस्टेंसेस है, दोनों का डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस। ओके, उसी को हम लोग पाथ डिफरेंस बोलेंगे। द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव इन अ वैक्यूम एंड व्हेन इट इज इन अ मीडियम इज, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू nd माइनस d। इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस, दैट इज इतना डिफरेंस आने वाला है। दैट इज d कॉमन निकाला तो d इंटू n माइनस 1, इतना पाथ डिफरेंस आने वाला है। ओके, तो हम लोगों को वो टर्म अच्छे से याद रखना है कि पाथ डिफरेंस कितना है। Got it? Now, ये पाथ डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। पाथ डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, द पॉइंट विल बी ब्राइट और डार्क। ओके, तो पॉइंट डार्क होगा या ब्राइट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है। अंडरस्टूड दिस वन, मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब ये यहाँ पे किस लिए यूज करना है वो देखो, ये अभी हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, दैट इज इफ वी इंट्रोड्यूस अ ट्रांसवर्स प्लेट। ओके, मैं डायग्राम एक निकालता हूँ, ओके, उसके बाद ये डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये जो डायग्राम था, जो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न का, तो एक्सप्लेनेशन के पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। तो हम लोगों ने ये ऐसे, ओके, वी आर गेटिंग दैट इज द पॉइंट P। तो ये दोनों, दैट इज द लाइट कमिंग फ्रॉम दैट इज S1 एंड S2, दोनों से जो लाइट जा रही है, ओके, दोनों क्या हो रही है, इंटरफियर एट पॉइंट P एंड वी आर गेटिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ओके, तो वहां पे क्या होने वाला है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, ओके, वो है पाथ डिफरेंस। अब ये दोनों भी एयर से जा रही है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट डिफरेंस लिया था S2P माइनस S1P, ऐसे हम लोगों ने डायरेक्ट डिफरेंस लिया था, राइट है। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे मैंने कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखा, नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या होने वाला है, अब यहां से द लाइट विल डेविएट इन दिस डायरेक्शन, ये ऐसे जाएगा, यहां तक तो सेम था। ओके, आफ्टर दिस वन व्हाट हैपेंस हियर, इट विल चेंज इट्स पाथ। तो ये जो लाइट है S2 से जाने वाला है, ये ऐसे जाना चाहिए, then only this will be the position, that is a Q point है, यहाँ पे जाके वो इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ से अलग डिस्टेंस है, यहाँ से अलग डिस्टेंस है। अंडरस्टूड दिस वन, ये तो दोनों का डिफरेंस दैट इज कंसिडर्ड एज अ पाथ डिफरेंस। अब ये चेंज हो गया, अब ये जो लिखा था वो अलग होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से, राइट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ पाथ डिफरेंस। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ये मीडियम है ना, तो मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कंसिडर्ड एज, यही हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज ये होगा ऑप्टिकल पाथ। क्योंकि हम लोगों ने ये दूसरा मीडियम बीच में रखा है, ओके, वो यहाँ पे भी रख सकता है, ये नीचे की भी जगह पे रख सकते हैं, तो ये किधर भी रखते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या है, दैट इज वी आर गेटिंग द ऑप्टिकल पाथ। ये हम लोगों को ऑप्टिकल पाथ डिफाइन करना पड़ रहा है। गॉट इट? अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, तो if we introduce a transparent plate of thickness T and refractive index N in front of slit S1, then the optical path traveled by the wave along S1P is higher than the traveled by the wave along S1P in absence of the plate by N minus 1 into T। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था, देखो प्रीवियस पोजीशन पे हम लोगों ने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखा है, ये मैं रब करता हूं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है, ओके, दैट इज इक्वल टू डी निकाला कॉमन n माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये d के जगह पे, d डिस्टेंस ट्रेवल इन द मीडियम, इसके जगह पे आप लोगों को क्या दिया है, दैट इज थिकनेस दिया है। तो ये थिकनेस ऑफ द प्लेट इज t, गॉट इट, इसलिए इसके जगह पे t आया, इट इज n माइनस 1, गॉट इट। तो t, ये आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, देखो, तो ये पाथ डिफरेंस इन आने वाला है, ओके। दस द ऑप्टिकल लेंस,
Okay, the optical path lengths of the rays reaching the midpoint O will not be equal, so the bright will not be formed at O dash. जो जैसे यहाँ पे मैंने P बोला था, P पोजीशन पे ब्राइट पॉइंट नहीं होगा and but will occur on the screen. Hence the whole interference pattern will shift in the one direction. ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, depends upon this position. ये इसके ऊपर डिपेंड है. मैंने अभी ये ऊपर दिखाया था. ओके तो ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ये एक जगह पे एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. ओके पी से क्यू की तरफ शिफ्ट हो गया, ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ. अंडरस्टूड दिस वन. तो हम लोगों को ये अच्छे से समझना है कि कितना वो शिफ्ट करने वाला है. ओके तो उसी का एक्सप्लेनेशन देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है. दैट इज अ रिमार्क, द शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न दैट इज x0 इज गिवन बाय. कितना शिफ्ट हुआ ये हम लोगों को x0 इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन D इंटू n माइनस 1 इंटू टी. ओके इस फैक्टर से वो शिफ्ट हुआ. शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न. शिफ्ट मतलब क्या हुआ ये याद रखना है. शिफ्ट मतलब P से Q का डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं हम लोग शिफ्ट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न. तो PQ डिस्टेंस कितना होने वाला है x0. तो ये कैसे निकालेंगे, कैपिटल D अपॉन D इंटू n माइनस 1 इंटू टी. There is a no change. Remember here, there is a no change in fringe width due to the introduction of the plate. ये introduction plate डालने के बाद वहाँ पे कुछ भी interference pattern में change नहीं आएगा. Okay. In this case, that the pattern shifts on the side of S1. अब यहाँ पे S1 की साइड में वो interference pattern मैंने शिफ्ट किया है वो दिखाया है. Got it? ये समझ में आया क्या? देखो सब लोगों को इतना पार्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है उनके लिए हम लोग बाद में एक एक जगह पे जाते हैं. ठीक है तो पहले इतना पार्ट जो है वो कितने लोगों को समझाए नहीं समझाए वो देखो. ओके जिनको स्क्रीनशॉट लेना है शुरू से हम लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट्स. इतना पार्ट समझ में आ रहा है कि देखो सब लोगों को ये पार्ट समझ में आ रहा है. ठीक है तो अभी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. ले लिया तो प्रीवियस पोजीशन पे जाते हैं. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक एक मैं पीछे जाता हूं. Now take the screenshot of this page. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. ओके नाउ एक मिनट है, स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं ये सब इरेज करता हूँ. नाउ वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज. ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. Now take the screenshot of this. Take the screenshot of this one. ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने इतने पार्ट्स जो था वो एक्सप्लेन किया. ऑलराइट अब देखो आज हम लोगों ने क्या क्या लिया वो देखो. कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, इसमें से एक कोहेरेंट सोर्स. ओके उसके बाद हम लोगों ने ले लिया दैट इज अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स. मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, ये याद रखना है, सेम एम्पलीट्यूड है. आफ्टर दैट वन द स्मॉल d must be greater, very very small than that of a capital D. Okay, the two source of light must be narrow. ये कंडीशन होनी चाहिए and that is a condition for same state of polarization. ये 5-6 कंडीशंस होनी चाहिए. और इट दैट इज फॉर द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज द मेथड्स टू ऑब्टेनिंग द कोहेरेंट सोर्सेस. उसमें पहला मेथड था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां से हम लोगों को कोहेरेंट सोर्सेस मिले. दूसरा मेथड था लॉयड्स मेथड, यहाँ से हम लोगों ने दो कोहेरेंट सोर्सेस निकाले. ओके थर्ड मेथड इज दैट इज अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म. तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को तीसरा कोहेरेंट सोर्स निकालने का मेथड मिला. ठीक है आफ्टर दैट वन वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल पाथ. क्या होता है व्हेन वी हैव एडेड दैट इज एनी, यदि कोई ट्रांसपेरेंट स्लिट ऐड करते हैं तो हम लोगों को कितना डिस्टेंस डिफरेंस आएगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ओके तो दीज आर द टर्म्स दैट
discussed today. थैंक यू। कितने लोगों को समझा है, देखो कितने लोगों को नहीं समझा है। यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो आज का मीटिंग हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।